हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस नए वीडियो में हम आज फिर कुछ नए टॉपिक सीखेंगे, जैसे कि डिटर्मिनेंट आपको पता हो, चाहे आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो या कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट एक वैसे भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक अलजेब्रा का टॉपिक है डिटर्मिनेंट। इससे पहले हम मैट्रिसेस कर चुके हैं, और जो मैट्रिसेस का वीडियो नहीं देखें वो देख लीजिए। उसके बाद हम आज डिटर्मिनेंट देखेंगे, और इसमें आज हम बेसिक सी बातें करेंगे, माइनर, कोफैक्टर, इसके सब प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। आज हम कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इसके बेसिक लेक्चर इस पे होगा, डिटर्मिनेंट पे। सो जो इस चैनल पे भी नए हैं, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई थिंक आपको ये सब मैं समझाने का प्रयास करूँगा। आई होप मैं अभी प्रोफेशनली तो नहीं हूँ, पर कोशिश करता हूँ आपको हम पूरी तरीके से समझा पाऊँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो देखते हैं डिटर्मिनेंट। सो लेट्स किल दिस टॉपिक, डिटर्मिनेंट। हाँ, तो देखते हैं आज का टॉपिक, डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट का हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, इसका आज बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या है डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन देखेंगे क्या है। इसके पहले चैप्टर हम मैट्रिसेस डील कर चुके हैं, इसीलिए हम रेफरेंस हम मैट्रिसेस का ही लेंगे। इसीलिए एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड an expression or a number which is known as its determinant। मतलब डिटर्मिनेंट का कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, ये डिपेंड किस पे करता है? मैट्रिक्स पे। इसीलिए हम डिटर्मिनेंट से पहले चैप्टर मैट्रिक्स डील किए। मतलब इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं, ये मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। तो क्या है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स? हम क्या यूज कर रहे हैं? स्क्वायर, यानी कि डिटर्मिनेंट भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालेंगे। सो डेफिनेशन में ये है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर विच इज कॉल्ड ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। मतलब कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स इज इट्स एन अरेंजमेंट। जब किसी हम एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं या कोई एक नंबर में कन्वर्ट करते हैं, एक्सप्रेशन ही बाद में नंबर में खुद बन जाता है। तो जब कोई हम मैट्रिक्स को, किसी अरेंजमेंट को जब हम एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं और वो एक्सप्रेशन एक फिक्स नंबर देता है, तो वो नंबर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहला जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम कोई एक्सप्रेशन में एसोसिएट करते हैं, यानी जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेशन और ए में हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स तो एक अरेंजमेंट है, जब हम उसको एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, वो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, ये एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन हमको कोई फिक्स नंबर देगा, दैट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू जो आया, जो एक कांस्टेंट नंबर आया, वो नंबर उस मैट्रिक्स का, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं और वो एक्सप्रेशन लास्ट में एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, एक नंबर देता है, तो वो नंबर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द डिटर्मिनेंट डिनोटेड एज dt और दिस टर्म, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट को हम इससे इस तरीके से मॉड ए से
डिफाइन करते हैं, या DTA भी लिख देते हैं, यानी कि अगर इसको हमको डिनोट करना है, डिटर्मिनेंट को अगर हमको डिनोट करना है तो DTA लिखेंगे, या मॉड ए। मॉड ए का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मॉड ए कोई वैल्यू देगा। तो जब भी हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं और वो एक्सप्रेशन हमें कोई फिक्स रिजल्ट देता है, तो वो नंबर या वो एक्सप्रेशन उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। और डिटर्मिनेंट को DTA से डिनोट करते हैं या मॉड ए से। और यहाँ जैसे कि एक हम 2/2 एक एग्जाम्पल लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। हम स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, ये 2/2 ऑर्डर का है, मतलब 2 रो 2 कॉलम, तो 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब इसका हम अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन देता है। हम कहें ना कि जब भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं और वो एक्सप्रेशन हमें एक रिजल्ट देता है, एक फिक्स नंबर देता है, तो वही रिजल्ट उस स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। अब इसको हम इसमें कन्वर्ट कर दिए, एक एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन हमें एक नंबर देता है, फिक्स नंबर, और ये नंबर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो सो दिस इज मॉड ए इज इक्वल टू A11 × A22। इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चलता है। We using by क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। सो 1 1 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम रिजल्ट में फिर माइनस, और ये फिर 1 2 के से माइनस हो जाए, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम उसका वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो आगे भी देखेंगे। हम बस इसका डेफिनेशन आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ए का वैल्यू 1 2 2, दिस क्रॉस, और फिर ये क्रॉस माइनस A12 × A21। तो ये जो वैल्यू आया इस मैट्रिक्स का, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। आपके लिए ये क्वेश्चन, जो कि डिटर्मिनेंट का एक बेसिक सा प्रॉब्लम है जो लॉग पे बेस्ड है, आप इसको वीडियो को पॉज करके 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट भी ले सकते हैं और इसको बनाएं। आपके लिए 1 मिनट का टाइम। आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम, जो कि बेसिक सा प्रॉब्लम है, डिटर्मिनेंट का है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ और इसका हमें निकालना है। जैसा कि आप लॉग पहले से पढ़े होंगे, आई होप आप पढ़े होंगे। log 3, दिस इज 512। वैसे इसको देख के कुछ ख्याल तो आपको जरूर आया होगा। 512 ये किसका क्यूब है? आई थिंक 8 का क्यूब है। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज द क्यूब ऑफ 8। 8 का ही 8 का नहीं 6 का है। अब देखिए 512 ये किसका क्यूब है? ये देख रहे थे इसको, तो इसको देख के आपको ख्याल तो जरूर कुछ आया होगा। ये 8 का क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं 8 का क्यूब। पावर का पावर बाहर आ जाता है, जैसे कि लॉग का प्रॉपर्टीज है, दिस इज द बेस m टू द पावर n टू द पावर p। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये p बाहर आ जाता है, पावर का पावर हमेशा इस साइड आ जाता है, आगे आ जाता है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। आगे आ जाता है मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, तो p आगे आ जाता है और ये क्या हो जाता है, m पावर n टू द बेस m। सो यहाँ भी वही हम देखेंगे, यहाँ क्या आ गया 3 टू द 8 का क्यूब है, तो इसको 8 का क्यूब लिख दिए और उसके बाद आगे कैरी ऑन करते हैं। अब इसको हम लिख देंगे 4 का क्यूब, और इसको हम सबसे पहले बेसिक एकदम पूरा का पूरा बेसिक टाइप
तोड़ लेते हैं। अब इसको 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर टू द पावर 3, ऐसे कर लिए। अब इसको भी करेंगे log 3, 8 को क्या लिख देंगे 2 का क्यूब। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको भी हम लिख देंगे क्या log 2 का स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर लिख देंगे। देखते हैं नेक्स्ट, log 2 का क्यूब, यहाँ से आ जाएगा log 2 का क्यूब, 8 को लिख देते हैं 2 का क्यूब टू द पावर 3, यहाँ से आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर, तो पावर का पावर हम यहाँ बता दिए हैं log m टू द पावर n, n टू द पावर p, तो p यहाँ क्या बाहर आ जाता है, वह ये प्रॉपर्टीज यहाँ लगा देंगे। log 3 टू द पावर 2 का स्क्वायर, तो पावर का पावर यहाँ फिर बाहर आ जाएगा। और अब देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब देखिए पावर का पावर हम बता चुके हैं, बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा आपका 3 log 3 टू द पावर 8, यहाँ से ये आ गया, ये भी पावर का पावर बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 log, नहीं ये पावर का पावर नहीं है। और एक प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लिखते हैं, log m टू द पावर n रहे और इसका पावर q रहे, बेस का कुछ पावर अगर रहे, हाँ इम्पोर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आदमी ये स्टूडेंट बहुत बार भूल जाता है। बेस का अगर कुछ पावर रहे, तो अगर बेस का पावर हमको बाहर लाना है तो ये n नहीं आता है, ये 1/n आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेस का कुछ पावर रहे, ये बेस है, बेस का पावर क्या है m/n, m टू द रेस्ट टू द पावर n, सो अगर इसको हम बाहर करेंगे तो ये 1/n आ जाएगा, और बाकी log m का m रहेगा, p तो वही प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लॉग का। अगर आप लॉग पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ से सीख सकते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टीज बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टीज है उसका, और एक ये कि अगर बेस का कुछ पावर रहे तो वो पावर बाहर जब होता है तो n नहीं 1/n आ जाता है, रेसिप्रोकल उसका आ जाता है। तो वही प्रॉपर्टीज हम यहाँ यूज करेंगे। 2 के पावर 2 है, ये बाहर जब आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 के पावर 2, और बाकी क्या आ जाएगा 2 के पावर 3। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर होगा, तो ये भी क्लियर हो रहा होगा। वैसे हम ये आप देख लिए हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं, उसी के जगह पे हम ये लिख देंगे कि नीचे उतना कवर हो नहीं रहा है, तो ये वाला हम मिटा देते हैं। आई होप आप देख लिए होंगे। अब ये प्रॉपर्टीज लगाएंगे इसमें, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, पावर का पावर बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा आपके पास log 3 टू द बेस 8 होगा, और 3 बाहर आ जाएगा। और यहाँ से क्या कह रहे हैं 2 का स्क्वायर है, तो ये जब बाहर आता है तो 1/2 आता है, क्योंकि पावर का जब बेस का जब पावर आता है तो वो जब बाहर आता है तो रेसिप्रोकल होके बाहर आता है, n 1/n से आए, तो यहाँ 2 है तो ये 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा इसका log 2 द पावर 3, ये आ गया। अब यहाँ से इसका पावर का पावर बाहर आता है, तो पावर का पावर बाहर बस ऐसे ही आ जाता है, p आ जाएगा, तो यहाँ पावर क्या आ जाएगा 3 log 3 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा, एक तो पावर भी आएगा बाहर, और यहाँ से बेस का कुछ पावर है, तो बेस का जब पावर आता है तो 1/n आता है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, और ये पावर का पावर आता है जब, तो क्या होता है पावर का पावर एज इट इज आ जाता है, तो पावर का पावर यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, इसका 1/2 और इसका 2 कैंसिल हो जाएगा,
लास्ट में हम क्या किए, इसका एज इट इज आ जाता है p का p, लेकिन इसका अगर पावर रहे, बेस का पावर रहे, ये बेस नहीं है ना, ये तो पावर है, बेस का जब पावर रहे तो 1/n आता है, पावर कब रहे तो एज इट इज आ जाता है। तो इसका बेस का पावर था 2 तो 1/2 आया, और पावर का पावर था 2 तो ये आया। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब बाकी किसका है, बेस 2 है और पावर यहाँ पे 3 है, ये आया। इसको हम जस्ट इजी कर रहे हैं। ये log 2 to the power 3 था, यहाँ देखिए 2 to the power 3 है, 2 का पावर 3, बेस का पावर 3 है। तो बेस का जब पावर 3 हो, बेस का जब पावर 3 हो, बेस का, तो बेस का जब पावर आता है, दिस इज बेस, बेस का जब पावर आता है तो 1/इनवर्स करके आता है। तो बेस का जब पावर आता है तो 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 1/3, 1/3। अब बेस क्या था, 2 के पावर 3 है, तो 2 बेस 2 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ से कहा जाएगा log बेस 3 है तो 3 रख देते हैं, और इसका पावर का पावर है तो पावर का पावर एज इट इज आ जाता है। पावर का पावर क्या है 2, तो ये आ गया। और यहाँ से क्या, पावर का पावर 2 है तो ये भी आ जाएगा एग्जैक्टली log 3 to the base 2। अब ये प्रॉपर्टीज आगे ये, और आई होप अब हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि हम अभी प्रॉपर्टीज बता दिए हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना अच्छा होगा। अब ये इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, एक और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो अपना शॉर्टेस्ट फॉर्म में है। अब इसमें एक थोड़ा सा चेंज आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज एज वेल एज आपका लॉग का प्रॉपर्टीज डिस्कस टोटल हो रहा है 3। अब इसको लिखेंगे log 3 को तो 3 ही लिखेंगे, और इसको 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3। जब 2 का पावर 3 है, पावर का पावर आगे आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी एज इट इज log 2 to the power 3 and 3 log 3 का स्क्वायर एज इट इज, दिस इज 1 कैंसिल, सो log 2 to the base 3 मल्टीप्लाई, ये एज इट इज log 2 का क्यूब, ये भी एज इट इज log 2 का क्यूब 2 इंटू log 3 to the base 2 2 log 3 का स्क्वायर। यहाँ से ये प्रॉपर्टीज आ गया। अब हम डील कर देंगे, ये पावर का पावर बाहर आ जाएगा, तो पावर का पावर क्या एज इट इज आ जाता है पावर बन के। अब हम यहाँ पे और इसको क्लियर करते हैं, पावर का पावर आ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, log 3 to the base 2, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि ये एज इट इज आ जाता है, तो 3 का 3 into 9 और 3 to the base 2 एज इट इज। अब हम क्या कर देंगे, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा log 2 to the base 3, और यहाँ से आ रहा है 3 log 3 का बेस 2 log 2 to the base 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब कर देंगे, बस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था इजी करना। इजी के बाद हम फिर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से 2 to the raise 3 1/3 log 2 का पावर 3, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू log 3 to the base 2 2 log, यहाँ से आप 2 log 3 to the base 2। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे और अब हमको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक दूसरे से कैंसिल होगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, log 3 इंटू log 2 to the base, ये हमेशा 1 होता है। अब कहें कैसे 1 होता है, क्योंकि इसका बेस 3 to the power 2 है, इसका 2 to the power 3 है, यानी कि log अगर m to the base n हो, इससे हम log का भी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, और इसको अगर हमको
उल्टा करना है, रिवर्स करना है। m टू द बेस n है, हमको n टू द बेस m लाना है, तो क्या करेंगे 1 बाय यानी कि रेसिप्रोकल 1 बाय करने पे दिस इज, अब m जो है पावर है वो बेस बन जाएगा, n जो बेस है पावर बन जाएगा। तो ये इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, लॉग का प्रॉपर्टीज। क्या किए हम, m टू द पावर n है, इसको अगर हम n टू द पावर n बनाना है तो ये 1 बाय रेसिप्रोकल हो जाता है और n टू द बेस m आ जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है लॉग का, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर लिख लीजिए। ये लॉग m पावर एक्सचेंज करने के लिए रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यही प्रॉपर्टीज लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए 3 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 3, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या आ जाएगा 1। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 9 इंटू लॉग 3 टू द पावर 2 लॉग 2 टू द पावर 3, ये 1 बन जाएगा, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 एंड एज द सेम रिजल्ट 3 का पावर 2 1/2 इंटू 3 log 2 टू द पावर 3 एंड log 3 टू द पावर 3, ये भी 1 बन जाएगा। तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ से 9, यहाँ से 1/2 सॉरी 3/2 और वहाँ से आ जाएगा आपका रिजल्ट इंटू ये, फिर देखो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या log 2 टू द बेस 3 इंटू log 2 टाइम्स, तो 2 आगे ले आते हैं, 2 टाइम्स है 3 टू द पावर 2, देखिए 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2, ये फिर बन जाएगा 1 माइनस, फिर ये करेंगे 2 इंटू 1/3 log 2 टू द पावर 3 एंड log 3 टू द पावर 2, ये भी फिर 1 बन जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 9 माइनस 3/2 और यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 2/3। तो यहाँ से आप अगर निकालते हैं तो आपको आ जाएगा ऑप्शन 10। यहाँ से आप अगर इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 3/2 इंटू 2 माइनस 2/3, यहाँ से आ जाएगा 9 दूनी 18 में से 3 गया 15/2, यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 2 4/3, यहाँ से 5, यहाँ से 2, यू गेट 10। सो ऑप्शन सेकेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका सारा हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर दिए, किसका किसका, पूरा लॉ का प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में डिस्कस हो गया। एक तो डिटर्मिनेंट का भी क्वेश्चन थोड़ा सा था और हम लॉ का भी, मतलब आपको पूरा लॉ का प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया कि अगर बेस का पावर रहे तो 1/n आता है, अगर पावर का पावर रहे तो एज इट इज दिस इज द p, सो दिस इज p मल्टीप्लाई, लेकिन अगर बेस का पावर रहे तो 1/n आता है। और एक और कहे थे कि रेसिप्रोकल को चेंज करने के मतलब m/n रहे, log m टू द पावर n रहे, अब इसको हमको n टू द पावर n लाना है तो 1 करना पड़ेगा, log m का है तो m पावर वाला बेस बन जाएगा, बेस पावर बन जाएगा। सारा डिस्कस कर दिए आई थिंक, और आगे देखते हैं डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, माइनर, बहुत यूज में आता है, डिटर्मिनेंट का एक टॉपिक है। कहते हैं इस लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक बातें करेंगे। हाँ, तो माइनर देखते हैं। लेट ए इज मैट्रिक्स बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हम जब भी हम डिटर्मिनेंट बात कर रहे हैं तो ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, ये आपको पहले से कंसीडर एज्यूम ही करके चलना पड़ेगा। माइनर निकालना है तो लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द माइनर को हम क्या किस चीज से डिनोट करते हैं, एम आई जे ऑफ ए आई जे, माइनर इसी का निकालना है, ए आई जे इस एलिमेंट का इन ए डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सब मैट्रिक्स ऑफ n-1 obtained by leaving the ith rows and jth column। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। जब माइनर हम निकालते हैं तो माइनर ऑफ दिस ऑफ ए आई जे एलिमेंट इन इज द डिटर्मिनेंट, मतलब जो माइनर होता है वो डिटर्मिनेंट होता है। किसका होता है, डिटर्मिनेंट होता है। अगर ऑर्डर एन हो, ऑर्डर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर एन हो तो डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सब मैट्रिक्स, क्योंकि उसका अगर ऑर्डर एन है तो एन माइनस वन उसका जिसका भी ऑर्डर होगा वो एन वाले का एन स्क्वायर मैट्रिक्स का एक सब मैट्रिक्स होगा। तो minor is a nothing but it's a determinant of n minus 1 order of a square matrix by leaving the ith, and similarly जब हम माइनर निकाल रहे हैं ith का ith एंड jth एलिमेंट का, हम सारे एलिमेंट का, जैसे 4 एक इसका एलिमेंट है तो उसका अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, उसका अगर आई जे, उसको आई जे में कन्वर्ट करेंगे और उसके आई और जे रॉ और कॉलम को हटाने के बाद जो हमको सब मैट्रिक्स निकलता है n-1 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स, क्या करते हैं कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का, दैट इज वो उसका कुछ उसका ऑर्डर कुछ होगा ए आई जे, उसका हमको माइनर निकालना है तो माइनर निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स आएगा कैसे, हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि जो माइनर होता है वो डिटर्मिनेंट होता है, लेकिन किसका डिटर्मिनेंट होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स, और सब मैट्रिक्स फॉर्म होता है n-1, क्योंकि ऑर्डर उसका n होता है तो सब मैट्रिक्स उससे तो कुछ कम होगा, उसके बराबर हो सकता है, लेकिन उससे सब मैट्रिक्स का क्या मतलब है, किसी भी लिविंग मतलब उसके रॉ को, किसी भी कॉलम को हटाने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसको हम सब मैट्रिक्स कहते हैं। तो सब मैट्रिक्स होना चाहिए, अगर एलिमेंट ए आई जे हो तो उसका ith रॉ और उसका jth कॉलम को हटाने के बाद जो हमको सब मैट्रिक्स निकलता है, और उसका हम अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो क्या आ जाता है, माइनर ऑफ दैट पार्टिकुलर एलिमेंट। आई थिंक क्लियर हो गया, एक बार फिर से देखते हैं अगर समझ में नहीं आया। क्या निकाल रहे हैं, माइनर लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए जिसका ऑर्डर n है, और उसका हमको इस एलिमेंट का माइनर हमको किसी भी एलिमेंट का निकालना होता है, उसको हम रॉ और जे में लिख दिए, रॉ और कॉलम में उस मैट्रिक्स को लिखें। फॉर एग्जांपल आई जे उस एलिमेंट है, उसका आई रॉ है, जे कॉलम है, मतलब वो एलिमेंट जो है एग्जिस्ट क्या कर रहा है, ith रॉ में और ith रॉ एंड jth कॉलम, वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ith रो और jth कॉलम में। तो उसका हमको सब मैट्रिक्स अगर, मतलब उसका अगर माइनर निकालना है तो माइनर ऑफ दिस एलिमेंट इन ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स अब कैसे मिलेगा, ऑफ ऑर्डर n-1, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, और वो एक सब मैट्रिक्स होगा उस ए का बाय लिविंग, क्योंकि ith रॉ है तो ith रॉ को हटा देते हैं, बाय लिविंग ith रॉ, मतलब ith रॉ मतलब उसका जो पोजीशन है जिस भी रॉ का है तो उसका रॉ, जो भी रॉ है उस रॉ को हटाएंगे और फिर उसी कॉलम को, jth कॉलम को भी हटाएंगे बाय लिविंग ith रॉ एंड jth कॉलम। तो जो हमको सब मैट्रिक्स आता है उस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो दैट इज द माइनर ऑफ दिस पार्टिकुलर एलिमेंट, मतलब वो इस पार्टिकुलर एलिमेंट का क्या निकलता है,
माइनर। माइनर क्या है? माइनर कुछ नहीं है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है उसके सब मैट्रिक्स का। अगर ऑर्डर n है तो उसका ऑर्डर तो कुछ भी होगा, n-1 ही होगा ना। तो n-1 ऑर्डर का वो सब मैट्रिक्स हमको मिलता है। सब मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? उसका पोजीशन देखते हैं, उसका रो देखते हैं, कॉलम देखते हैं। तो जो रो है वो कॉलम, और जो कॉलम है तो लिविंग बाय ith रोज, ith उसका पोजीशन है रो में, और jth उसका कॉलम का पोजीशन है। तो दोनों को लीव करने पे जो हमको सब मैट्रिक्स निकलता है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है वो माइनर होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, ये तो थ्योरी है। अब जैसे 4 का हमको निकालना है माइनर ऑफ, अब इसको हम पोजीशन देखें i और j में, इसका 1-1 है तो इसका हम माइनर ऑफ 1-1 कहें, कोई एलिमेंट का इसका माइनर निकालना है। तो ये इसके रो और इसके कॉलम को हटाने के बाद जो हमको एलिमेंट मिला ये 2 मिला, सो दैट इज द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। ऐसे ही हमको माइनर निकालना है इसका, जिसका हमको पोजीशन, सबसे पहले पोजीशन से ही हम डिफाइन कर रहे हैं। AIJ पोजीशन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन इसका क्या है? फर्स्ट रो बट सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो हटा देंगे और सेकेंड कॉलम हटाने के बाद जो मिलेगा ये मिलेगा। फर्स्ट रो हटाने पे ये, सेकेंड कॉलम हटाने पे ये, तो ये मिला। तो ये इसका क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। क्या करते हैं? पहले उसका पोजीशन देखते हैं। जैसे ये -3 का हमको निकालना है, इसका हमको माइनर निकालना है। इसका हम पोजीशन देखेंगे, ये पोजीशन क्या है? 2 और 1। सो m निकालना है किसका? 2 और 1 का। तो क्या करेंगे? ये 2 सेकेंड रो हम हटा देंगे, और ये रो है सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम को ही हटा देंगे। तो जो मिलेगा वो मिलेगा 7। तो 7 इसका क्या हो जाएगा? माइनर। यहाँ पे लिखिए, उसका हमको पोजीशन लिखना है, और पोजीशन लिखने के बाद वो रो हटा देना है, वो कॉलम हटा देना है। तो जो मिलता है वही हमारा माइनर मतलब मिलता है। जैसे 2 का निकालना है, माइनर ऑफ 2 निकालना है। तो 2 का हमको पोजीशन पहले जानना बहुत जरूरी है। AIJ पोजीशन ही बता रहे हैं। तो पोजीशन इसका है क्या है? M22, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो दोनों हटा देंगे, सेकेंड कॉलम हटा देंगे, सेकेंड रो हटा देंगे, तो एक मिल जाएगा 4। तो इसका 4 जो हो जाएगा माइनर हो जाएगा। और अगर आपको माइनर आ गया तो कोफैक्टर भी आ जाएगा, क्योंकि माइनर में अगर हम माइनर में -1 टू द रेज टू द पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बाय मल्टीप्लीकेशन बाय -1 रेज टू द पावर i प्लस j, वेयर i इज ith रो एंड j इज jth कॉलम। मतलब कि हम क्या करेंगे? अगर हमें माइनर किसी का भी निकल गया तो, और उसका हमको क्या निकालना है? कॉलम। तो कॉलम में कुछ नहीं करेंगे, कोफैक्टर। माइनर अगर हमको पता है किसी का MIJ, तो इसमें हमको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? -1 टू द रेज टू द पावर i प्लस j। तो ये जो निकलता है ये उसका कोफैक्टर निकलता है। तो कोफैक्टर अगर हमको माइनर पता होता है तो माइनर कोफैक्टर इज नथिंग बट MIJ हमको पता है। इसके बाद -1 टू द रेज टू द पावर i प्लस j कर देते हैं। तो ये जो निकलता है नया टर्म, ये कोफैक्टर निकलता है। अब हम इसका एक कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। माइनर अगर आपको आ गया तो कोफैक्टर नहीं है, उसके -1 टू द रेज टू द पावर i प्लस j से हम उसका कोफैक्टर निकाल लेंगे। आइए देखते हैं अब कोफैक्टर। माइनर हम देख चुके हैं, अब देखते हैं कोफैक्टर। लेट A बी द स्क्वायर मैट्रिसेस। ये एक स्क्वायर मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन द कोफैक्टर ऑफ, कोफैक्टर को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? CIJ। MIJ से करते थे माइनर को, और CIJ से क्या करते हैं? वेयर I इज ith रो और j इज jth कॉलम।
हर का पोजीशन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होता है। तो ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हैं। अब उसका कोफैक्टर निकालते हैं Cij, कोफैक्टर निकालते हैं किस एलिमेंट का, Aij। Aij एक एलिमेंट है जिसका Cij उसका कोफैक्टर अगर हम निकालते हैं इन A इज स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द -1/i टाइम्स, हम बता चुके हैं कि ये टाइम्स इतना टाइम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए सब मैट्रिक्स ऑफ n-1 ऑर्डर। अब n-1 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स मिलेगा कैसे, ऑब्टेनिंग बाय लिविंग द ith rows and jth कॉलम ऑफ A। मतलब हमें अगर कोफैक्टर निकालना है Cij इसका, Aij का अगर हम कोफैक्टर निकालता है जो कि Aij का कोफैक्टर को डिनोट किससे करेंगे, Cij से, इन A सब मैट्रिक्स, तो वो इक्वल हो जाएगा -1/i + j टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1, क्योंकि n से सब मैट्रिक्स अगर निकालते हैं तो उससे कम ही आएगा, तो n-1 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स है, उसको वो हमें मिलेगा कैसे, ऑब्टेन्ड बाय लिविंग ith rows एंड jth कॉलम। उसके ith जो पोजीशन है उसके रो और उसके कॉलम को अगर हम लीव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो जो हमको सब मैट्रिक्स आता है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू में i-1 टू द रेज़ टू द पावर i - j टाइम्स करने के बाद जो आता है वो कोफैक्टर होता है उस पार्टिकुलर एलिमेंट का। फिर से बता रहे हैं, एक A है सब मैट्रिक्स है, उसका हमको कोफैक्टर निकालना है इस एलिमेंट का, तो क्या करेंगे हम, सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने, तो -1 to raise to the power i + j times determinant of the सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 ऑब्टेनिंग बाय लिविंग ith रोज, उसके रो और उसके कॉलम को हटाने के बाद उस एलिमेंट का पोजीशन से उस रो और उस कॉलम को हटाने के बाद जो हमको सब मैट्रिक्स निकलता है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही नहीं, उसमें -1 टू द रेज़ टू द पावर i + j टाइम्स निकालने के बाद डिटर्मिनेंट में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो वैल्यू आता है वो हमारा कोफैक्टर आता है। जैसा कि देखते हैं, Aij इज द कोफैक्टर ऑफ ij इन दिस A मैट्रिक्स, इसको कोफैक्टर को ij से डिनोट कर रहे हैं। अब ij इज -1 टाइम्स i + j mj तो अभी हम माइनर निकालने आपको बताए थे। अगर i + j क्या इवन हो तब तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब i + j अगर इवन हो तो Cij Mij के बराबर हो जाएगा, मतलब उसका कोफैक्टर और माइनर बराबर होगा। लेकिन अगर ये ऑड होगा तो ये नेगेटिव ऑफ माइनर इज द कोफैक्टर ऑफ दैट पार्टिकुलर दिस एलिमेंट, मतलब कि मतलब कोफैक्टर Cij इज -1 टू द रेज़ टू द पावर i + j टाइम्स ऑफ Mij, मतलब इसके इस टाइम्स इतने से मल्टीप्लाई, माइनर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका कोफैक्टर हो जाएगा। और i + j अगर इवन हो i + j अगर इवन हो तो ये Cij Mij के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑड हो तो ये इवन के केस में है और ऑड के केस में -Mij के बराबर होता है। अब एक इस पे एग्जांपल देखते हैं, आइए देखते हैं अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, क्योंकि कोफैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो कोफैक्टर को C से डिनोट करते हैं। अब एलिमेंट ले लिए 1 का कोफैक्टर अगर निकालना है तो -1 टाइम्स 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 अब 1 का माइनर निकालना बहुत सिंपल है, उसके रो और उसके कॉलम को हटाने के बाद ये रो
ये कॉलम हटाने के बाद ये मिलता है, तो माइनर का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाता है, M11 इज दिस 2 minus 1 minus 4 3, you will get 6 minus 4 that is 2। तो यहाँ से आ जाएगा CIG11 इज इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 2, CIG इज 2। इसे C12 निकालेंगे, इसका निकालेंगे। अब क्या करेंगे, -1 के पावर 2 + 1 दैट इज 3 और M12 निकालेंगे। अब 12 निकालने के लिए 1 रो और सेकेंड कॉलम हटाना पड़ेगा। फर्स्ट रो हटाए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हटाने के बाद हमको ये मिला, तो क्या आया, M12 इज -3 -1 2 3, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, -9 + 2 दैट इज -7। तो यहाँ से आ जाएगा C12 इज, दिस इज नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ से, -1 × -7 दैट इज 7। फिर निकालेंगे C13 का, तो वही करेंगे, -1 3 + 1 और M13 13 निकालने के लिए फर्स्ट रो और सेकेंड, फर्स्ट रो हटाना पड़ेगा और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सब थर्ड कॉलम, तो यहाँ से आ जाता है क्या, -3, ये गया तो -3 2 2 -4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 - 4 दैट इज 8। सो ये इवन है तो इवन में कोई चेंज नहीं, तो 8 का 8 आया। तो इसका हम सारा का क्या निकाल लिए, कोफैक्टर को, और कोफैक्टर निकाल लिए, और कोफैक्टर को उसके रिस्पेक्टिव, जिसका भी हम निकालें रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हम सारा का निकाल लिए। अब हम देखते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ 1 क्या आया, कोफैक्टर ऑफ 1 का क्या आया, कोफैक्टर 1 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे, तो 1 का क्या आ गया, 1 का आया था 2, कोफैक्टर ऑफ 2 का क्या आया, 2 का कोफैक्टर आ गया था आपका 1 2 दैट इज 7, और कोफैक्टर ऑफ 3 इज 8। अब एक रो के सारे एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल लिए और उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आता है उसी को उस डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो अब हम यहाँ से कोफैक्टर निकाल लिए। अब कोफैक्टर को इस डिटर्मिनेंट का लिए इसका निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई किए 2 × 2, किसका कोफैक्टर है 1 का, तो यहाँ से 1 आ गया, प्लस 7 किसका कोफैक्टर है 2 का, प्लस 8 किसका कोफैक्टर है 3 का। तो इसके सारे कोफैक्टर को उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे और बाकी मल्टीप्लाई करके सम करने पे जो रिजल्ट आता है वही उस का डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। यानी कि प्रोडक्ट, द सम ऑफ द product of cofactor and its respective element
इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब क्या किए, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोफैक्टर एंड इट्स रिस्पेक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये सारे को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वही ए का डिटर्मिनेंट होता है। तो क्या कहते हैं, कोफैक्टर को उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर को उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई जब करते हैं तो जो वैल्यू आता है उसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। हम देखते हैं अब इसके नए प्रॉपर्टीज को। लेट ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then the sum of the product of the element of any row and column with their respective cofactor is always equal to the determinant of A। so एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स ये ज्यूम किए हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। द सम करना है, किसका सम करना है, द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट बाय एनी रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर, उसको कोफैक्टर के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में क्या है, with their cofactor is always equal to the determinant of A। या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है तो द सम करना है किसका, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलिमेंट। जैसे रो में कोई एलिमेंट होगा, कॉलम में कोई एलिमेंट होगा, उसका प्रोडक्ट उसके कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के उसके एलिमेंट को जब उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रो किसी भी कॉलम में, और उसका जब सम करते हैं तो क्या मुझे मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स। मतलब डिटर्मिनेंट का अपना एग्जिस्टेंस नहीं, ये हमेशा मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। हाँ, तो देख रहे थे इसके कोफैक्टर का, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो जैसा कि हम पिछले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके हम कोफैक्टर निकालेंगे और किसी भी रो, मतलब दिस इज रो फर्स्ट, अब कोफैक्टर निकालते हैं C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका पोजीशन दिए तो -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1। अब इसका माइनर निकालेंगे, माइनर निकालने के क्या करते हैं, उसके रो और उसके कॉलम को हटा देते हैं, तो यहाँ से माइनर इसका निकल जाएगा। 2 - 1 -4 3, यहाँ से आपका माइनर निकल जाएगा क्या, 6 - 4 6 - 4 दैट इज 2। ये पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ से इसका माइनर 2 आ गया। एग्जैक्टली 1 2 इसका निकालते हैं तो -1 टू द रेज़ टू द पावर 1 + 2। अब 1, अब माइनर निकालने के लिए इसके रो और इसके कॉलम को हटाने पे मिलेगा ये 3 - 3 - 1 2 और 3। इसके रो और इसके कॉलम को हटाएंगे तो ये एलिमेंट मिलेगा। अब यहाँ से आ जाएगा आपका दिस इज -1 और यहाँ से आ जाएगा -9 + 2। सो यहाँ से -7 माइनस दिस इज 7। सो C13 निकाल लेते हैं, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाने पे ये मिलता है -3 2 2 -4 दैट इज 12 - 2।
सॉरी 12 माइनस 4 दैट इज 8। यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, 3 + 1 4, 1 × 8 यू विल गेट 8। तो ये हम सारे का एक रॉ यानी कि फर्स्ट रॉ के सारे एलिमेंट का हम क्या निकाल लिए, कोफैक्टर, कोई रॉ को कॉलम का। और जैसा कि हम डेफिनेशन में बताए हैं, द सम ऑफ द, सम निकालना है किसका, द प्रोडक्ट ऑफ एनी रॉ, कोई भी रॉ और कोई भी कॉलम। तो एक फर्स्ट रॉ निकाले हैं, तो कोई भी रॉ कोई भी कॉलम का कोफैक्टर का प्रोडक्ट और उसके एलिमेंट का प्रोडक्ट, ये तो कोफैक्टर निकाले हैं। अब उसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका सम भी करेंगे, तो जो निकलता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। अब हम इसके कोफैक्टर निकाल लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, अब इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप देख लिए होंगे। अब C11 आगे आपका क्या 2, C12 आपका आ गया 7, C13 आपका आ गया 8। अब इसका रिस्पेक्टिव एलिमेंट, इसका रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या है, ये C11 में कौन है 1, C12 में 2, C13 में 3। तब ये इस सब का प्रोडक्ट करेंगे, अब प्रोडक्ट के बाद सम कर देंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 × 1 the product of cofactor and their respective element, 7 × 2 + 8 × 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 14 + 24, you will get 4 + 6 6 0 3 and 40, यानी इसका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया 40। तो इस लेक्चर में हम सारे बेसिक से बेसिक फंडामेंटल देखे हैं और आगे इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्रैमर रूल देखेंगे, डेल इक्वल टू 0, डेल नॉट इक्वल टू 0, सारे लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, न जाने कितने कितने इक्वेशन अभी हमको और देखने हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो टेक केयर, बाय बाय।